और सीधे ले चलते हैं राजस्थान, जहां से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 3 बदमाशों के पास से 10 किलो आरडीएक्स समेत बम बनाने के दूसरे सामान बरामद किए। ये तीनों बदमाश रतलाम से जयपुर की ओर जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से 3 बदमाशों से राजस्थान पुलिस ने आरडीएक्स के साथ बम बनाने का सामान बरामद किया है। ये तीनों बदमाश मध्य प्रदेश के रतलाम से जयपुर जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आपके सामने है। 3 बदमाशों से विस्फोटक के साथ बम बनाने का सामान बरामद किया राजस्थान पुलिस ने। इसमें 10 किलो आरडीएक्स और बम बनाने का दूसरा सामान शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पुलिस ने 3 बदमाशों के पास से 10 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। 10 किलो आरडीएक्स के अलावा बम बनाने का दूसरा सामान भी इन बदमाशों के पास से बरामद किया गया है। आम तौर पर आरडीएक्स आतंकी इस्तेमाल करते हैं, सेना के अलावा आरडीएक्स का इस्तेमाल आतंकी करते हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 3 बदमाशों के पास से आरडीएक्स बरामद किया गया है। हमारे साथ मनीष शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सीधे जुड़ गए। मनीष, ये तो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। आमतौर पर आतंकियों के पास ही इस तरह के आरडीएक्स गैरकानूनी तरीके से मिलता था। जी बिल्कुल विकास, न सिर्फ आरडीएक्स 8 से 10 किलो इसकी मात्रा है, बल्कि टाइमर, वायर यानी कि बम बनाने वाली तमाम सामग्री इन तीनों आरोपियों से बरामद की गई है। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि तीनों नीमच मध्य प्रदेश से राजस्थान के निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहां तक पहुंचे थे और पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद जयपुर और उदयपुर की एटीएस की टीमों ने इन तीनों से पूछताछ शुरू कर दी है। किस धर्म और किस जाति से ये ताल्लुक रखते हैं फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इनकी योजना जो प्रारंभिक तौर पर है जयपुर में 3 जगह ब्लास्ट करने की थी और ये बम बनाने के बाद दूसरी गैंग को ये बम हवाले करने वाले थे। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद तक पुलिस और एटीएस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन बेहद चौंकाने वाली बात है, राजस्थान में खासतौर पर राजधानी जो कि बेहद जिसको कहा जाता है महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर ब्लास्ट करने की योजना और ऐसे में 3 आरोपियों की इस पूरी सामग्री के साथ गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। जी मनीष, इस वक्त जो ये बड़ी खबर आप हमें दे रहे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को वो बता दें कि इन बदमाशों की योजना थी कि जयपुर में 3 जगह बम धमाके हों और भारी तादाद में विस्फोटक के साथ पकड़े गए हैं। 10 किलो आरडीएक्स इनसे बरामद हुआ है और रतलाम से जयपुर के रास्ते में इन्हें पकड़ा गया। तो आपने ये तो बता दिया मनीष की योजना ये थी कि जयपुर में बम धमाके होंगे, इसके पीछे कारण क्या है, मोटिवेशन क्या है, क्या वो साफ हो पाया है? सबसे अहम बात कि ये तीनों जिनको पकड़ा गया है इनका ताल्लुक किस संगठन से है इसका खुलासा नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस ये तय कर पाएगी कि आखिर इनकी मंसूबे क्या थे, इनकी योजना क्या थी, किस मुद्दे को लेकर ये जयपुर को दहलाना चाहते थे। क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ एक बड़ा पर्यटक स्थल भी है। पर्यटक सीजन इन दिनों चल रहा है। कोरोना के बाद जयपुर में लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग और तमाम चीजें तय की है। तो ऐसे में एक बड़ा मकसद क्या जयपुर को दहलाने के साथ बड़ी संख्या में जन हानि हो सकता है या केवल एक जिसको कहा जाए कि एक थ्रेट, एक धमकाने जैसी चीज है। ये तमाम चीजें खुलासा तब होगा तीनों आतंक। ठीक है मनीष, आप जो भी अपडेट्स आए लगातार उन पर नजर बना के रखिए। हम आपके पास लौटेंगे बाकी जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस को लेकर यूपीए में घमासान तेज हो गया है। यूपीए की अगुवाई कौन करेगा, इस पर बहस होने लगी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपीए में बड़े बदलाव की जरूरत बताई गई है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि यूपीए का जो मालिकाना हक कांग्रेस के पास है उसमें बदलाव किए बगैर विरोधी एकजुटता मुमकिन नहीं है। इस संपादकीय में उन नेताओं के नाम भी बताए गए हैं जिनसे यूपीए की अगुवाई को लेकर चर्चा हो सकती है और इनमें शरद पवार, ममता बनर्जी और केसीआर के नाम शामिल है। तो आज के एडिटोरियल में सामना ने साफ कर दिया है कि जो मालिकाना हक यूपीए की अगुवाई का कांग्रेस अपने पास समझती है उसमें बदलाव की जरूरत आ गई है। सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं और हाल फिलहाल में यह चर्चा गर्म हो गई है कि यूपीए की अगुवाई अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के हाथ में दे देनी चाहिए। उनके अलावा ममता बनर्जी और केसीआर का नाम भी सामने आ रहा है और आज अपने एडिटोरियल में सामना ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ला पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव भी हार रही है हर प्रदेश में और बुरा प्रदर्शन दिखा रही है,
उसके चलते कांग्रेस के हाथ में यूपीए का नेतृत्व अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा और विपक्ष के नेताओं को एकजुट होकर अब ये निर्णय लेना होगा कि कौन ऐसा नेता है जो यूपीए की कमान संभाल सकता है। इसमें 3 लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केसीआर का नाम भी इसमें सबसे आगे आ रहा है। इस वक्त की हम खबर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यूपीए में अब लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्ष की अगुवाई करने को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई है। उसी की वजह से अब ये सामना में लेख लिखा गया। सामना के लेख के जरिए शरद पवार को इसका सबसे अगुवा और बड़ा नेता बताया गया। उसके बाद ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर ये सुगबुगाहट है कि इन लोगों को अब यूपीए की अगुवाई करनी चाहिए। इनमें से किसी एक को नेता चुनकर उसकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और यही खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले एनसीपी की युवा इकाई की दिल्ली में बैठक हुई थी। उस बैठक में भी शरद पवार को यूपीए का प्रमुख बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग अब एक तरह से शिवसेना ने सामना में कर दी है। हालांकि उन्होंने 2 विकल्प और सुझाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो शरद पवार हैं। और इसकी बानगी 2 दिन पहले दिखने को मिली थी जब एनसीपी की युवा इकाई ने उनके नाम का प्रस्ताव पास किया था। और अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस बात को और आगे बढ़ाया है। कौन बनेगा विपक्ष का चेहरा, इसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक मुंबई में हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तमाम राज्यों जहां पर विपक्षियों की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन मुंबई में हो सकता है। आपको पता है कि मुंबई इस समय केंद्र है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार का। और यहां पर अगर ये बैठक होती है तो निश्चित रूप से सभी दल समान रूप से इसमें शामिल हो भी सकते हैं। रौनक कोकड़े हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रौनक, एक तरह से शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, वो भी एनसीपी के उसी बात को आगे बढ़ा रहा है जो 2 दिन पहले युवा इकाई के कार्यक्रम में प्रस्ताव पास करके किया गया। जी निश्चित तौर पर विकास जी, जैसा आपने बताया दर्शकों को, ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना की तरफ से शरद पवार के नाम की इस तरह से वकालत जो है वो की गई है। इसके पहले भी कुछ महीने पहले एक बार सामना इसी तरह का एडिटोरियल लिखकर शरद पवार को यूपीए की चाबियां जो है वो शरद पवार के हाथों में सौंप दी जाए, इस तरह की बात रख चुका है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरह से इस एडिटोरियल के जरिए घेरने की कोशिश कांग्रेस को की जा रही है, एक तरफ इस एडिटोरियल में इस बात का जिक्र किया जाता है कि 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, ऐसे वक्त में कांग्रेस को सामने आकर विपक्षी एकजुटता को बांधे रखने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। वो अपने पार्टी के अंतर्गत मामलों में उलझी हुई है। लिहाजा ममता बनर्जी को सामने आकर जो गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री उनको पत्र लिखना पड़ता है। दूसरी तरफ एनसीपी जो यूपीए के एक घटक दल है, वो अपनी युवा इकाई के जरिए जिस मंच पर शरद पवार उपस्थित होते हैं वहां पर इस तरह का प्रस्ताव पास कर लेती है कि यूपीए का अध्यक्ष पद का जो जिम्मा है वो शरद पवार के पास सौंप देना चाहिए, जबकि शरद पवार का अब तक इस पर कोई बयान नहीं आता है। तो चारों तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो जानकारी सूत्र बता रहे विकास जी वो ये है कि मुंबई में जब विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी, ये भी बताया जा रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल होते तो इस बैठक में यूपीए के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा भी होने की संभावना है। जी, लेकिन किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं रौनक, वहां पर जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता हैं वो इसे किस लिहाज से देख रहे हैं? लगातार दबाव बढ़ रहा है अब कांग्रेस पार्टी पर, सेंट्रल लीडरशिप पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है, उनके पास दमखम नहीं है अब यूपीए की कमान अपने पास रखने का। जी देखिए प्रीति, जो सरकार में शामिल है वो नेता तो बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और बयान बाजी करने से फिलहाल बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम जैसे जो नेता है, जो कांग्रेस में फिलहाल सरकार में नहीं है लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस के बिना यूपीए के अध्यक्ष पद की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती। लिहाजा इस तरह के जो बयान एनसीपी की तरफ से आ रहे हैं वो केवल एक जोश भरने के लिए, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सभी पार्टियां रीजनल पार्टी है। और इनका हाल गोवा में क्या हुआ या फिर उत्तर प्रदेश में इन पार्टियों ने चुनाव लड़ा वहां पर क्या हुआ, ये देखने लायक है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत थोड़ी कमजोर हुई होगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आज भी कांग्रेस में दम है। जी,
रौनक कुकड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले रौनक कुकड़े के जरिए आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये भी खबर यूपीए के सहयोगी दलों से जुड़ी हुई है। यूपीए के सहयोगी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एकता बातों में नहीं काम में दिखना चाहिए। यूपीए का अस्तित्व राजनीति में कहीं दिख नहीं पा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है यूपीए की, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है कि यूपीए के एकता के बारे में, मजबूती के बारे में सोचने की। अब कांग्रेस के नेता हमें पूछेंगे शिवसेना को अधिकार किसने दिया? आप तो यूपीए में नहीं है, तो यूपीए में है कौन? आप बताइए। अगर आपको यूपीए को मजबूत करना है तो आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको लीड लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से इस प्रकार की कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कोई किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं है, विभिन्न दल अपनी बात रख सकते हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि विभिन्न जो दल है वो जाके गोवा में जाके उन्होंने अपनी ताकत आजमाई, कितना ताकत उनको मिला उन्होंने खुद परखा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दल को सबको समझना चाहिए कि एकता सिर्फ हम बातों में नहीं अपने कर्मों में दिखाना चाहिए। मारियोपोल में रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। रूस के रक्षा विभाग ने कहा है कि मारियोपोल से ज़ैपोरिज़िया के रास्ते लोगों को निकालने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। मारियोपोल में भारी बमबारी की गई है रूस की तरफ से और इस पोर्ट सिटी में अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसे अब एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, उस बीच ये बड़ी खबर है कि यहां पर रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है और कहा है लोगों को निकालने के लिए एक सेफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। आम नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए सीज फायर का ऐलान मारियोपोल में रूस ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। लगातार बातचीत हो रही है। तुर्की में जो आखिरी दौर की बातचीत थी यूक्रेन और रूस के बीच, उसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि अब सीज फायर की शुरुआत होगी और मारियोपोल से इसकी शुरुआत हुई है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है एबीपी न्यूज़ पर, वो यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर की शुरुआत होती दिख रही है। पिछले 2 दिनों से संकेत मिल रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है। अब मारियोपोल में रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है ताकि सिविलियंस को वहां से निकाला जा सके। और सीधे चलते हैं अब राज्यसभा, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दें। उसमें कुछ कमी रह जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सीखे हैं, आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। एक लंबा समय हम इस 4 दीवारों के बीच में बिताते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने की भावनाओं का यहाँ प्रतिबिंब, अभिव्यक्ति, वेदना, उमंग, सब कुछ यहाँ पर एक प्रवाह बहता रहता है और उस प्रवाह को हम भी अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कभी हमको लगता होगा कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत सच्चाई है, लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। हम सदन को देकर के जाते हैं, उससे ज्यादा सदन से लेकर के जाते हैं, क्योंकि भारत की विविधताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं से, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाओं से निकली हुई चीजें, उसको हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं सदन में। और इसलिए
मैं आज यही कहूंगा कि भले हम इन 4 दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं, ये हम सबका संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिश रहे कि सदन में अपने कालखंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हमने कंट्रीब्यूट की हैं, जिसने देश को शेप दिया, देश की दिशा को मोड़ा है, मैं चाहूंगा उन स्मृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। कहीं पर भी हम बैठे हो, यहाँ हो या वहाँ हो, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछ न कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसको अगर हम संग्रहित करेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा मूल्यवान खजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है, यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था के तहत उसका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से मैं ये भी चाहूंगा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी के 75 साल हुए हैं, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ से उस भाव को लेकर के, क्योंकि अब थोड़ा समय ज़्यादा होगा हमारे पास, जब यहाँ से जा रहे हैं तो सभापति जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूं देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी साथियों को, मैं इंडिविजुअली उल्लेख नहीं कर रहा हूं, सभापति जी ने कहा है कि व्यक्तिगत मिले तो कह देना, तो मैं व्यक्तिगत जरूर कोशिश करूंगा, आप सबको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, आपकी जो अच्छी बातें हैं उसको मैं जरूर नोटिस करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आज रिटायर होने वाले तमाम सदस्यों की फेयरवेल के मौके पर बोल रहे थे। आज राज्यसभा से तमाम बड़े नेता, अपना कार्यकाल का आखिरी दिन है, उनके उसी कार्यकाल के आखिरी दिन ये तस्वीर भी खिंचवाई गई जो दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं। और इन तमाम सदस्यों का कार्यकाल जब खत्म हो रहा है तो फेयरवेल का आयोजन किया गया है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं और इस वक्त वे मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने फेयरवेल के मौके पर बोल रहे हैं। आए हैं, सबको शुभकामना भी उन्होंने की। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना हाउसफुल है कि 72 लोग रिटायर होने वाले हैं और बाकी के लोग भी बहुत सुनने के लिए बैठे हैं और बाकी के अनुभव यहाँ पर वो देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगा, एक शेर, उससे मैं प्रारंभ करूँगा। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है, आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। सो आपकी विदाई से अपना दिल भर के आता है। और मैं ये देखा हूँ, आज राज्यसभा से 72 सदस्य रिटायर हो रहे हैं और इस मौके पर सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ और बाकी सभी बड़े सदस्यों के साथ बैठकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर जब अपना भाषण दिया तो कहा कि अनुभव बहुत महत्व रखता है, आप बाहर जाइए, अपने अनुभव को लोगों के बीच भी बांटिए। सदन ने इन सदस्यों को बहुत कुछ दिया है और साथ ही इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आज यही संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का इन 72 राज्यसभा सदस्यों को जो आज
राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर एक एक करके सभी सदस्य भी बोलेंगे और वो सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें फेयरवेल देते हुए कहा कि अपने अनुभव को आप लोगों में जाके बांटिए और बताइए किस तरह से भारत का लोकतंत्र काम करता है। और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और कुछ लम्हे आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए हम रख रहे हैं। ये संसद से सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री राज्यसभा के उन तमाम सदस्यों के साथ जो रिटायर हो रहे हैं और जो अभी भी राज्यसभा का हिस्सा, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो चलिए अब रूस यूक्रेन के युद्ध की बात कर लेते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग के माहौल में दुनिया का उम्मीद भारत से बढ़ गई। उधर अमेरिका रूस पर नकेल कसने के लिए लगातार भारत की मदद मांग रहा है, तो रूस प्रतिबंधों से कराहती अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पारंपरिक दोस्त भारत की तरफ देख रहा है। इसी उम्मीद के साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी भारत में मौजूद है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका में तनातनी है। बाइडेन ने पुतिन को कसाई तक कह दिया है और इसी तल्खी के बीच रूस ने इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है। लेकिन ये दोनों धुर विरोधियों की नजर भारत की तरफ है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भी भारत यात्रा पर हैं। ये सारी कवायद साबित करती है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका बेहद अहम हो गई है। यूक्रेन में रूस की तबाही के बीच रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। सर्गेई लावरोव 31 मार्च और 1 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को जंग छेड़ने के बाद रूसी मंत्री की ये भारत में पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। माना जा रहा है कि रूस भारत के साथ कारोबार और उसके लिए जरूरी पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने पर बात करने वाला है। लावरोव की इस यात्रा का मकसद रूस से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ा है, तो मुमकिन है कि पश्चिम देशों की ओर से रूस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर करने के चलते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में रुपए और रूबल में भुगतान करने पर चर्चा हो सकती है। तो समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत की ओर से सैन्य सामग्री को खासकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की समय पर डिलीवरी पक्की करने पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के दिन यानी 24 फरवरी के बाद से रूसी विदेश मंत्री की ये तीसरी विदेश यात्रा है। जाहिर है यूक्रेन से लड़ रहा रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जवाब में अब मित्र देशों को अपने पाले में दिखाकर अमेरिका को कड़ा संदेश देना चाहता है। और युद्ध अब 1 महीने से ज्यादा समय के लिए खिंच गया है। लगातार रूसी सेना हमला कर रही है यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर, लेकिन इस बीच ये दावा आ रहा है कि 3 अहम इलाकों को छुड़वा लिया है यूक्रेन ने रूस के कब्जे से। तो ये उत्तरी इलाके और लोग जहादिवका और कुचेविका जो यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस से छुड़ा ली। तस्वीरें देखिए, पहले वो एक मोमोज की दुकान पर रुकी, फिर वहां पर वे खुद मोमोज बनाने लगी। आजकल वे दार्जिलिंग के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल का ये हिल स्टेशन पूरे भारत में मशहूर है चाय के बागान के लिए। वहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।